नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। वर्तमान दौर भाजपा का है और कहा जाता है कि भाजपा राजनीतिक रूप से दबदबा रखती है। दूसरे दलों के बड़े नेता भाजपा में शामिल होना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन आज हम एक ऐसे नेता के साथ मौजूद हैं जो इस वर्तमान दौर में भाजपा को छोड़ के दूसरे दल में गए और वहां से इनकी राजनीतिक पारी को एक और रफ्तार मिली है। हम स्वागत करेंगे झारखंड के श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता का। भोक्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी, मैं जो अभी बात कर रहा था कि भाजपा जो है अभी सभी लोग उसकी पसंद है। हर आदमी चाहता है कि हम भाजपा में शामिल हों, लेकिन आप भाजपा के मंत्री रहे, भाजपा के पुराने नेता रहे, लेकिन चुनाव के समय आपने भाजपा को छोड़ दिया और आप आरजेडी में चले गए। इस वजह से लोग बहुत चर्चा करते हैं कि भाई तो आप गए और वहाँ जीत भी गए और मंत्री भी बन गए। कभी सोचा था इस बात को? देखिए, हम लोग नहीं सोचे थे कि कभी भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत गुटबाजी भी है। हमको टिकट नहीं मिला तो हम राष्ट्रीय जनता दल से लड़े और चुनाव भी जीते और मंत्री भी बने। और हम कह सकते हैं कि जितना राउंड काउंटिंग हुआ, एक राउंड में बीजेपी एक वोट से भी आगे नहीं बढ़ी। यानी वहाँ का जो समीकरण है अलग टाइप का है। और जितने पुराने लोग थे बीजेपी के, सभी को टिकट काटने का उनका यही कारण है कि 25 में ही रुके। तो हम इस पर बाद बात करेंगे, लेकिन कि आखिर आगे आपकी जो राजनीतिक यात्रा कैसी रहेगी। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं, और हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि सत्यानंद भोक्ता को अभी तो सभी लोग जानते हैं, 2 बार मंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार मंत्री आप बने हैं। और लेकिन उससे पहले आपकी क्या यात्रा रही, आपका कैसा जीवन रहा, कैसे प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा बताइए, और कैसे राजनीति में आना हुआ आपका? प्रारंभिक जीवन है कि चतरा शहर से हमारा घर का दूरी 20 किलोमीटर है। अच्छा। यानी इंटीरियल है, वहाँ न सड़क है, न पुल है, न स्कूल है। मतलब आवागमन में भी दिक्कत, पैदल लोग जाते आते थे। फिर उस गांव से निकल कर के गरीब परिवार में पले बढ़े और मेरा शौक़ था कि पंचायत के मुखिया बनेंगे। और लोगों संपर्क में थे कि जब चुनाव होगा पंचायत का तो हमको इस पंचायत से मुखिया चुनना है। और इसी माहौल में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। जो भी लोकसभा का चुनाव होता था या विधानसभा का चुनाव होता था तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे और दिलाते भी थे। अच्छा। और उसी दौर में जब मेंबर थे पार्टी के और एकत्रित बिहार था तो सभी लोग टिकट के दौर में रहते हैं, तो हम भी लाइन में पीछे से लग गए कि जब कुछ गारंटी नहीं किसको मिलेगा, तो हम भी अपना पीछे लग गए। हमारे पीछे भी 10 गो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे पीछे थे। उन्होंने पटना ले गए, हमको पटना देखा हुआ भी नहीं था। अच्छा। कि किधर पटना का सड़क है, कौन होटल है, और उन लोग अपना पैसा से ले गए। मेरे पास पैसा नहीं था। अच्छा। उन लोगों को लगा था कि भाई सत्यम बहुत अच्छा आदमी है, व्यवहारिक है, विधायक बनाएंगे तो हम लोग को मान सम्मान देगा। और प्रयास करने से मंजिल मिल नहीं जाता है। प्रयास किए और उस समय प्रदेश अध्यक्ष बिहार के हमारे माननीय नंद किशोर यादव जी हुआ करते थे। और उन्होंने टिकट दिया और बहुत कम प्रचार में, और उस समय पैसा खर्च नहीं होता था। मतलब हम लगता है कि 200 रुपये बूथ उस समय चलता था, एक बूथ में 200 रुपये दीजिए। और पार्टी में पैसे ज़्यादा चुनाव में नहीं मिलता था लड़ने के लिए, और प्रचार प्रसार भी कम होता था। लेकिन कम प्रचार में कम पैसे में हम लोग चुनाव जीते एकत्रित बिहार में। बिहार विधानसभा में मेंबर रहने का मौका मिला। और जब अलग राज हो गया तो राज्य में फिर पहली बार माननीय अर्जुन मुंडा जी के मंत्रिमंडल में हम पेयजल स्वच्छता मंत्री बने। फिर चुनाव हुआ 2005 में, तो फिर चुनाव हम जीते भारतीय जनता पार्टी टिकट पर। फिर कृषि मंत्री बने। फिर 9 में हमारा सीट चेंज कर दिया था, सिमरिया चुनाव लड़े थे, तो उस समय
माओवादी टीपीसी का पूरा दौर चल रहा था, जी। तो वहाँ से हम चुनाव हार गए और 14 में टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं मिला। जी। तो हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी थे, जेबीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जी। तो उन्होंने टिकट दिए। हम भी 52,000 वोट लाया जेबीएम से। अच्छा। बहुत कम समय से, कम वोट से बीजेपी वहाँ पर हारी और सिमरिया विधानसभा हम लोग जेबीएम को जिताने काम किए। अच्छा। उसके बाद फिर 2019 का चुनाव आया, तो हम लोग पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में 14 में तो छोड़ दिए, तो उथल पुथल हो गया। तो फिर हम देखिए भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दिए, तो फिर 19 भी नहीं देगा, तो फिर हम राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए और लाई था चुनाव लड़ना, लड़े, जीते और मंत्री बने, इस मंजिल तक यहाँ पहुँचे। और बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना पड़ा। घर में जो है अपनी पढ़ाई लिखाई भी की है कि आप औपचारिक शिक्षा हुई? नहीं, घर में पढ़ाई लिखा के, घर में हमारा जो यहाँ घर है जी। वहाँ से स्कूल का दूरी आपका 3 किलोमीटर था जी। वो 83-84 में। अच्छा। उस समय हम लोग पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ 5वां तक पढ़े। वहाँ जब 5वां पास किए तो फिर मिडिल स्कूल है आपको मध्य विद्यालय डुमरी जी, वहाँ फिर 8वां पास किए। फिर वहाँ से 9वां में जाके बीके उच्च विद्यालय है कन्हाटी प्रखंड में, वहाँ पढ़े, वहाँ पास किए और चतरा महाविद्यालय में फिर इंटर एडमिशन लिए। अच्छा। तो सब पढ़ाई में भी हम एक्टिव रहते थे। अच्छा। और मेरा लक्ष्य था कि पढ़ना है और आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ करना है। इस माहौल में हम उस दौर में, चूँकि गरीबी परिवार से आते थे, चूँकि मैं भाई में सिंगल था। अच्छा। पिताजी छोटे में ही डेथ कर गए थे, माता श्री थे। लेकिन जो भी उस समय घर बनाए, साइकिल लिए, 2.25 में साइकिल लिए थे। अच्छा। अपनी कमाई से? अपने महुआ चुन के। अच्छा। महुआ बहुत होता था, 1 रुपये किलो बिकता था। अच्छा। तो हम लोग स्कूल जाने के पहले महुआ चुने, फिर स्कूल गए, फिर लौट गए, फिर महुआ चुने। उधर हमारा 500 पेड़ महुआ है। अच्छा। और पूरा गांव बहुत महुआ है। तो महुआ बेच के हम लोग पढ़ते थे, महुआ बेच के जो भी करना है महुआ बेच के करते थे, क्योंकि हर घर में महुआ का पूरा खेती होती थी उस समय जी। तो उस गरीबी में मेहनत करके हम लोग परिश्रम करके पढ़े और आगे बढ़े और राजनीतिक में जुड़े। जी। लेकिन अब आपने कहा कि महुआ चुन के आपने साइकिल खरीदा, साइकिल से आपकी यात्रा जो है वो 3 बार मिनिस्टर रहे और लग्जरियस लाइफ अब हो गया। लेकिन उस समय माँ जो विधवा होंगी उनको चिंता रही होगी कि अरे सत्यानंद जो है पढ़ता ही थोड़ा कोई नौकरी कर लेता है, नेतागिरी कहाँ कर रहा है, ऐसा मतलब उन्होंने नहीं कहा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, घर चलाना है तुमको? ना, माँ क्या था कि घर का एक ही बेटा है जी, पढ़ो और नौकरी का प्रयास करो। है ना। हम पहले बिहार के पुलिस में बहाली निकला था तो उसमें दौड़े भी हम। अच्छा। दौड़ भी गए, लेकिन 100 का वैकेंसी था और 14,000 फार्म था उस समय। अच्छा। लेकिन नया तो नहीं हो पाया। उसके बाद आपको चला था आपको ये प्रौढ़ शिक्षा रात्रि, जी, उसमें भी हम टीचर रहे। अच्छा। फिर एक विशेष शिक्षा केंद्र चला था जी, उसमें भी हम शिक्षक रहे। अच्छा। फिर दलपति की बहाली हुई, उसमें दलपति बने कि पंचायत सेवक बनेंगे। अच्छा। मैंने हमको नौकरी करने की लालसा थी कि नौकरी कहीं ना कहीं पकड़ेंगे और नौकरी करेंगे। ये तो बड़ा मोटिवेशनल जो है कहानी हो गया कि आदमी जो है भले ही जो है छोटी नौकरियों में फेल हो गया, मतलब वो सक्सेस नहीं कर लेकिन खुद सिपाही नहीं बन पाया, लेकिन आज जो है वो डीजीपी से भी सैल्यूट लेता है। होमगार्ड में भी दौड़े, होमगार्ड में मेरा हो गया था। अच्छा। तो बोला कि 28 तारीख को आना है होमगार्ड का जेल हजारीबाग। तो हम सोचे कि होमगार्ड बनना ठीक नहीं है। अच्छा। कुछ मेहनत करेंगे और पंचायत में ही सबसे मिलजुल कर रह के मुखिया बनेंगे। मतलब मुख्य आप शुरू से क्लियर थे कि आपको नेता बनना, मतलब जन सेवा में ही जाना है? जन सेवा में जाना है जी। और हम पूरा मेहनत करते थे और गांव में जितना गरीब गुरबा है कुछ उसको ज़रूरी पड़ता था इलाज वगैरह के लिए, तो उस समय 100 रुपये भी काफ़ी था। 100 रुपये किसी तरह इलाज करा लिया। और किन्हीं को पहले गाड़ी भी हम लिए थे, बारात वगैरह जाना है तो गाड़ी भेज दिए। उसमें डीजल 400 रुपये लीटर था तो ज़्यादा नहीं पड़ता था। चावल था 4 रुपये, आटा था 2.5 रुपये। तो किसी को मदद करने में मतलब आसानी होता था।
तो ये केवल अपने समाज के लोगों को मदद करते थे कि पूरे ना, पंचायत पूरे में? समाज के। हमारे गांव में बिरहोर है, जी। पंचायत में हमारे समाज के लोग हैं, जादव समाज है, सभी समाज के लोग हैं। लेकिन जो गरीब गुरबा थे हम सबके मदद करते थे। मतलब वो खुशी होता था कि किसी को खाना खिलाना, किसी को दान कर देना, सहयोग कर देना, मदद करना, और वो हमको एक आदर्श रूप में माने कि भाई उनके यहाँ जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, हमको सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। इलाज के लिए कोई शादी में कुछ कमी हो गया या कोई डेथ करिए गांव में, कफन के लिए पैसा नहीं है, तो हम हमेशा शुरू से हैं किसी भी जाति को हम लोग हमेशा मदद करते आए हैं। उसमें कहीं आपका अपना जो स्ट्रगल था एक बिना मतलब पिता के गुजर जाने का जो एक स्ट्रगल था, वो भी कहीं आपको याद रहा होगा कि खुद आपने स्ट्रगल किया? ना देखिए, मेरे यहाँ तो पहले गाय बहुत होता था गाँव में। गाय भी था करीब 40 गो, जी जी। भैंस था करीब 25 गो। अच्छा। तो घी और दूध बहुत होता था आपके घर में? घर में। और बकरी था करीब करीब 30-35 गो। तो खस्सी बकरी सब घर में होता था। मुर्गी भी हम लोग गाँव में रखते थे। तो उस समय अपने खस्सी सप्ताह में बेचते थे। अच्छा। काढ़ा सब मेला लगता था दुर्गा पूजा और रामनवमी में, काढ़ा भी बिकता था उस समय। तो पैसा आने का स्रोत हो गया था कि 2-4 गो जिसको बाछा हम लोग बोलते हैं, बैल। हाँ, तो उसको बेचना है। अगर ज़्यादा गाय हो गया तो 2 गो मेला में बेच देना है। तो पैसा आने के गाय बेचने से, बकरी बेचने से, और उधर सरसों तोरी बहुत होता था बड़ा बड़ा बारियों में। हम लोग सरसों, तोरी, राहड़ और चना ये पूरा खेती करते थे। सुबह टोटली मतलब कृषक परिवार के थे, और वहाँ के जो प्रोडक्ट थे, जो खेत से और उससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट थे, उसको बेच के अपना जीवन यापन भी करते थे, और राजनीति भी राजनीति करते थे जी। हम लोग राहड़ बेच के हम लोग पेट्रोल भराते थे। अच्छा। राहड़ बेचे 10 रुपये किलो बिकता था, 8 रुपये किलो, और पेट्रोल था सस्ता उस समय। जी। तो राहड़ बेच दिए, कभी चना बेच दिए, कभी घी बेच दिए। 50 रुपये घी बिकता था। तो किसी यहाँ गए 100 रुपये देखे 2 किलो घी आपको पहुँचा देंगे। फिर तेल भरा लिया, कुछ बजे मार्केटिंग कर लिए। तो माँ और शादी कब आपकी हुई? शादी तो हुआ छोटे में, हमको खुद ही पता नहीं है। अच्छा। तो वो क्या, तो पत्नी और माँ नहीं मना करते थे, क्या कर रहे हो भाई, घर का चीज बाहर में तुम दान पुण्य कर रहे हो? ना, उसको कुछ नहीं बोलता था, बोला जैसे करिए, खुश रहिए। अच्छा, है ना। आपकी खुशी मतलब राजनीति में थी? हाँ, खुशी हम था उनको कि घर में पहले कुर्सी टेबल नहीं था, तो कुर्सी टेबल भी लगाए। घर भी नहीं था मेरा। अच्छा। 15 का मात्र घर था। तो घर भी हम अपना गोले गोले चारों पर से बना लिए। मतलब पढ़ने भी तेज थे, दिमाग का भी तेज थे, काम करने भी तेज थे, और दिमाग मेरा शुरू से तेज था, अभी भी अपने दिमाग से हम काम करते हैं। अच्छा, नहीं वो सही है। लेकिन जो चतरा का जो सुदूर क्षेत्र आपका जहाँ गांव है, मैं जानता हूँ, और पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ से अचानक निकल के और बिहार विधानसभा में विधायक की कुर्सी पे आप जब बैठे, तो क्या चेंज नज़र आया दोनों जगहों पे, और उसको कैसे हैंडल किया? जो नई चीज़ आपको मिली उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, विधायक हम बने तो चतरा विधानसभा में कोई गांव में और शहर के कोई वार्ड में सड़क जाने लायक नहीं था। अच्छा। बिजली मात्र 3 घंटा 4 घंटा रहती थी उस समय। तो पहला लक्ष्य था हमको कि नगर विकास मंत्री से मिल करके, सचिव से मिल करके, उन्हें पीए से मिल करके शहर का विकास करावें। और जो ग्रामीण विकास मंत्री थे उस समय का, मिल करके सड़क पुल, अभी हर गांव में, मतलब अपने विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ सड़क नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ वो सड़क पड़ने वाला पुल जो नहीं बना हुआ है। फिर हर जितना पूरे खपड़ेल विद्यालय था, हाई स्कूल, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, लगभग 800 विद्यालय खपड़ेल था। 800 को हम लोग सभी छत में ढलाई में परिवर्तन किए, और उसी से पारा टीचर की बहाली भी हो रही थी। 2002 मरांडी जी माननीय मुख्यमंत्री थे। जी। तो टीचर भी आए और सब स्कूल को हम लोग मॉडल बनने का काम किया, और आज सब दिखाई भी दे रहा है जगह जगह पर। और उसके बाद हम जितना बार चुनाव जीते, 2 बार लगातार मंत्री बने। अभी भी जो हम मेरे द्वारा जो काम किया गया था उसी को मरम्मती जीर्णोद्धार हो रहा है, और नए काम अभी हम ही कर रहे हैं। इसके पहले जो भी सांसद आए, चाहे भी हैं, जो विधायक आए, चतरा में न किन्हीं को बोर्ड मिलेगा, ना रोड मिलेगा। जो भी काम चतरा में दिखाई देगा तो ओनली फॉर सत्यानंद भोक्ता। अच्छा, लेकिन सत्यानंद भोक्ता से जो इतने देर बात करके मुझे लगा कि अभी भी वो दिल से भाजपा ही हैं, तो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं आरजेडी में? और आरजेडी मतलब मंत्री बन गए, विधायक बन गए, इसलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है,
या आपने भाजपा से एक तरह से पूरा संबंध विच्छेद ही कर लिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम 2 बार मंत्री विधायक रहे, तो उससे नहीं कि पार्टी खराब है, कोई नेता खराब है, कोई बुराई हम नहीं करते हैं। जी जी और जो भी होता है स्थिति और परिस्थिति का रहता है। जी सब पार्टी अलग अलग है, जी लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ ठीक जगह पर हैं, और आने वाले समय में भी हम इसी जगह पर रहेंगे, और फिर एक और मर्ज वहाँ पर हम लोग विधानसभा जीतेंगे, लोकसभा भी नहीं, जीतेंगे। वो तो मुझे पता है कि से आपके पहले भी संबंध रहे, जब आप लोग थे किसी मतलब कारण से एक साथ जब कुछ दिन थे। मुझे आपके स्वास्थ्य को लेकर लालू जी बहुत, मुझे याद है लालू जी आपको जो है दौड़ने और चलने की सलाह देते थे, थोड़ा अपना वजन कम करो। क्या मैं गलत नहीं हूँ? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी गरीब के नेता हैं, और जो सैलून में काम करने वाले हैं, जूता पॉलिश करने वाले हैं, गाय भैंस चराने व्यक्ति हैं, सबको ऊपर उठाने काम करते हैं। हम भी गरीब परिवार से थे, जब देखे कि बिछड़ गया इनको कोई। नहीं, लेकिन आप तो लालू जी के संपर्क में कब आए? तब आए जब आपकी गरीबी दूर हो गई थी आप, मतलब ना, तो लालू जी हम जब एमएलए बने थे 2000 में, हाँ। तो उस समय भी लालू जी से मिले थे। अच्छा अच्छा एमएलए होने के नाते। अच्छा अच्छा, वाह। जब पार्टी कोई हो, लेकिन जो शीर्षक नेता है हर लोगों से मिलना चाहिए था। जैसे मान लिया हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं, तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी लीडर हैं सबसे मुझे बात होती है, चूँकि वहाँ हम रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी लीडर हैं सबसे मुझे बात होती है। कांग्रेस के जो भी लीडर हैं सबसे बात होती है, चूँकि 25 वर्षों से राजनीतिक जीवन में है, तो राजनीति में कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, सही बात। सबको मिला जुला के तो भाजपा वाले तो आपको बुलाते हुए कि अब आ जाओ भाई, बहुत हुआ, तुम बहुत दूर रह लिया, अब आइए साथ रहिए। वैसा कोई बात नहीं है। अभी जिसको जहाँ सूट करता है वही काम होता है। नहीं, वो तो ठीक है आपके लिए, तो वो आप तो वही एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा है आपके पॉलिटिकल। भाजपा वाले तो आपको मिस करते होंगे कि आ जाओ भाई तुम मेरे साथ रहो। इस विषय पर हमसे किसी से कोई बात नहीं हुई है कि आना है जाना है, पॉलिटिकल कोई बात नहीं हुआ। ऐसे रिश्ते बहुत लोग से हैं, लेकिन ये सब बात होती नहीं। नहीं, क्योंकि इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी जैसे बाबूलाल जी के साथ आप रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा जी के साथ रह चुके हैं, तो अभी जो भी बड़े लीडर हैं जो भी भाजपा में, वो सब किस आप साथ रह चुके हैं? हाँ, माननीय बाबूलाल मरांडी जी भी अच्छे नेता हैं, माननीय अर्जुन मुंडा जी भी अच्छा नेता है, हम बुराई नहीं करते हैं, और बातचीत सब होती है। लेकिन उन लोग बोलते हैं भाई जहाँ हैं वहीं ठीक है, एकदम खुश रहिए, वहीं खुश रहिए, आगे बढ़िए, मत आइए, आगे बढ़िए। अच्छा, आशीर्वाद देते रहते हैं। अच्छा, भाजपा के मुख्यमंत्रियों के साथ भी मंत्री रहे, और अभी हेमंत जी के साथ भी मंत्री हैं। दोनों के कामकाज में क्या बेसिक अंतर आपको नजर आया? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी भी थे तो उनके समय भी बड़ा बड़ा सड़क पुल स्कूल भी उस समय का दौर में काम हुआ था, और मुंडा जी भी उनके मंत्रिमंडल में थे, वो भी बेहतर काम किए थे। और अभी भी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, अभी का माहौल में नई सोच नई उम्मीद के साथ बेहतर काम कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार में हम लोग सरकार में थे, जो नहीं काम हो पाया वो काम अभी हो रहा है। जैसे उदाहरण में है सर्जन पेंशन। पहले की सरकार में था कि कोई व्यक्ति की डेथ होगा पेंशनधारी के, तो एगो का नाम जुड़ता था, और वीडियो बोलता था कि लक्ष्य नहीं है, चाहे 70 बरस उम्र हो चाहे 80 बरस उम्र हो। ये सरकार ने कह दिया कि 60 बरस उम्र वाले जो भी व्यक्ति हैं, किसी जाति किसी समाज का, उनको सभी को पेंशन दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, और गांव में सबसे बुजुर्ग लोग ही रहते हैं पेंशन लेने के लिए। और कोई बीच कम उम्र में कोई किसी घटनाएं घट गई, उसके पत्नी विधवा हो गई, इसका कोई उम्र सीमा नहीं है, उनका भी पेंशन। कोई शादी करने यदि हुआ, शादी करके छोड़ दिया, तो उनका भी पेंशन। कोई बच्चा विकलांग है 5 बरस का, उसको आजीवन पेंशन। तो ये सरकार ने बहुत बड़ा एक गरीब के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है जी। तो इसके साथ साथ जो बेरोजगार लोग हैं, जो गुजरात पंजाब हरियाणा जो काम करने जाते हैं, उन लोग कमा के कोई गाड़ी लेके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई योजना का शुभारम्भ किए हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। उसमें 40% सरकार देती है, 60% बैंक फाइनेंस होता है। उसमें कई लोग स्कॉर्पियो ले रहे हैं, बोलेरो ले रहे हैं, और अपना विकास के और रोजगार की दिशा में लोग जुड़ रहे हैं। ये भी एक आपके डिपार्टमेंट से ये भी एक नई योजना है। आपको लग रहा है कि आपके डिपार्टमेंट ने 3 कौन अच्छा काम कर दिया है जो जिससे चेंजेस आएगा आने वाले समय में? देखिए, मेरा विभाग में इतना काम हुआ है कि श्रम विभाग को पहले लोग नाम जानता नहीं था। अच्छा। श्रम विभाग में फुल फ्लेजर मिनिस्टर होने के नाते जो श्रम विभाग ने काम था, इसको हम लोग जनता में दिखाने काम किए। अच्छा। पहला कि मंत्री बने तो कोविड-19 जैसे महामारी, ये
श्रम विभाग की जिम्मेदारी है कि राज्य में कितने मजदूर बाहर काम करने गए हैं, उस सब पहले सरकार में इसका डाटा नहीं थे। अब मेरे पास पूरा डाटा है कि किस जिला से कितने लोग किस राज्य में काम कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि जो मजदूर निबंधन नहीं होता था, अभी हम सभी को निबंधन करवा रहे हैं। और निबंधन होने से उसका मापदंड क्या है कि सरकार का जो कंपल्सेशन जो संसाधन है, निबंधन रहने से कोई घटनाएं घट गई राज्य के बाहर या राज्य के अंदर, तो कंपल्सेशन हम लोग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये उनको देते हैं। और राज्य के बाहर या देश के बाहर अगर किसी का मृत्यु होता है विदेश में, तो उसको हम लोग 5 लाख रुपये देते हैं। उनका लाश लाने के लिए विदेश से सरकार उसके लिए पैसा देती है। इस राज्य से बाहर घटनाएं घटी तो उसके लिए 50,000 रुपये हम देते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थे। इसके साथ साथ उसका पत्नी का वृद्धा पेंशन श्रम विभाग से, उसका बच्चा पढ़ने योग्य है तो उसका छात्रवृत्ति, साइकिल के लिए 5,000 रुपया। अगर बच्ची बड़ी है, शादी का उम्र में है, तो उसको हम लोग कन्यादान की योजना के तहत 30,000 रुपया भी देते हैं। इसके साथ जो निबंधन है उसके माता पिता, और कुछ दिन के बाद नया मेहमान आ गया, पोता पोती, भतीजा भतीजी, तो हम लोग छठियारी के लिए भी 15,000 रुपये देते हैं। ये पहला इस विभाग में बहुत बड़ा गरीब के लिए भी अच्छा योजना है। और जो लेबर काम लोग करते हैं, जैसे कोड़ी कुदार गैंता जो हो गया, उसके लेने के लिए हम लोग 3500 रुपये देते हैं। उनके हर आदमी को, वो केवल आप एप्लीकेशन देगा और आप दे देंगे, उसको पैसा देते हैं हम लोग खाते में। अच्छा। इसके साथ और बहुत बड़ा उपलब्धि है जिसका लेबर कार्ड बन गया और वो बीमार हो गया, तो उसका इलाज के लिए जो एसआई हॉस्पिटल है नाम को, वहाँ निःशुल्क इलाज होता है। अगर रेफ़र कर दिया कि आपको सीएमसी भेलोर और महाराष्ट्र कहीं भी राज्य देश के बाहर कोई कोना होना है, तो जो भी खर्च होगा पैसा श्रम विभाग के द्वारा भुगतान होता है। ये बहुत बड़ा श्रमिक के लिए बहुत बड़ा योजना है। और जो स्किल डेवलपमेंट है, हम लोगों ने पहले जिला स्तर पर प्रशिक्षण होता था और हम लोग प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण करवा रहे हैं मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत। उसमें हुनरमंद बना करके, क्योंकि सरकार ने 75% एक्ट बनाई है कि जो भी कंपनी किसी जिला में काम कर रहा है तो उसको 100 अगर व्यक्ति ज़रूरत है तो 75 रखना पड़ेगा, तो लोकल लोगों को जी। तो हम लोग उसको सख्ती से लागू कर रहे हैं और अभी तक लगभग 50,000 से अधिक हम लोग युवा युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार से जोड़ने काम किए हैं। क्योंकि इस पे ज़्यादा लोगों का जोर, युवाओं का, क्योंकि आप लोग का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें इस बात का वादा किया गया था कि हम सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। उसमें कहीं ना कहीं सरकार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्योंकि आपकी तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। देखिए, सरकार ने जो वादा किया था वो सभी पूरा करने काम किया। और गैर सरकारी में तो 50,000 से ऊपर हम लोग नियुक्ति किए, और सरकारी में अब जीपीएससी जो आपको 6 जो वेटिंग में था, 6, 7, 8, 9, 10, हम लोग 252 BDO CO यहाँ के गरीब बच्चों को बना करके पदस्थापन करने का काम किया। 17,572 उच्च विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति हुई, सब झारखंड के लोग हैं। फिर 3469 शिक्षक की नियुक्ति हुआ, उसको हम लोग पदस्थापन करने का काम किया। ये 2550 जो पंचायत सचिव नियुक्ति हुई झारखंड में, उसको हम लोगों ने नियुक्ति किया। हर जगह पर पंचायत सेवक हर पंचायत में आपको मिलेगा। इसके साथ वैज्ञानिक के बहाली हुआ 129 कृषि विभाग से, ये भी बहुत बड़ा सरकार की उपलब्धि है। सहायक अभियंता हुआ 609, ये भी बहुत बड़ा सरकार की उपलब्धि है। और 20 वर्षों में आपको वाणिज्यकर विभाग, नगर विकास मिलाकर हम लोग 827 युवा युवतियों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति देने का काम किया। इससे सरकार के पास जो मापदंड है, जो संसाधन है, सरकारी और गैर सरकारी में हम लोग सभी को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके पहले भी सरकार थे और अभी भी सरकार है, बहुत अंतर है जी। लेकिन कहा जाता है कि हेमंत सोरेन, आप ही लोगों की पार्टी से आवाज़ आती है कि हेमंत सोरेन आरजेडी और कांग्रेस की सारी बातें नहीं मानते। वो मतलब वो अकेले भी बहुत सारी ऐसी जो है मैंने चीज़ों पे फैसला ले लेते हैं
इसमें गठबंधन के लोगों से पूछा जाना चाहिए, जैसे कि आप लोगों की पार्टी को मतलब आरजेडी को जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह नहीं मिली। देखिए, हमारा पार्टी के जब एक विधायक हैं और एक मिनिस्टर हैं, इससे बड़ा गर्व क्या है। और उसके साथ चाहे कैबिनेट की बैठक हो या कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक हो, हर मीटिंग में हम उपस्थित रहते हैं जी। और कल ही हम लोग अबू आवास योजना का शुभारंभ हुआ सिमडेगा और खूंटी 2 जिला का। उसमें भी मैं इस राज्य में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें रहते हैं आप। को रहे नहीं रहे सत्याग्रह होता रहता है। लेकिन एक चीज़ और है, आप क्योंकि मंत्री आप भी महसूस करते हैं कि ये हेमंत सोरेन केंद्र से टकराव लेके थोड़ा जो है विकास की रफ्तार के लिए छोटा जो है राजनीतिक में कुछ चढ़ाव उतार होते रहता है। अगर चढ़ाव उतार नहीं होगा तो फिर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, वो चलते रहता है। और लेकिन केंद्र और राज्य को ये मिल के भी चलना चाहिए कई। देखिए, अब काम करने का अपना अपना तरीका है। केंद्र में अब हम बात करें, जैसे प्रधानमंत्री आवास घोषणा हुआ था कि 2022 तक सभी को पक्का मकान दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री आवास तो अब बंद हो गया, मिल नहीं रहा। ये तो राज्य सरकार अपने स्तर से गरीब को जो हाल बेहाल दे करके अब वो आवास शुभारम्भ किए कि भाई भारत सरकार नहीं दे रही है तो हम अपने स्तर पर, झारखंड मेरा है और झारखंड बना है गरीबों के लिए, जो झारखंडियों का आशा और उम्मीद है, विश्वास है, तो हम लोगों ने सभी को कच्चे मकान वाले को पक्का मकान देंगे। नहीं, ठीक है, ये तो सरकार के लेकिन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड का विकास हो। अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया है, तो एक सवाल जो हर दर्शक ये सोच रहा है, आधे घंटे से जो आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे उनके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सत्यानंद भोक्ता को हम फिर वापस भाजपा के विधायक मंत्री के रूप में देखेंगे या फिर आरजेडी में ही? नहीं, हम संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं, देखिए, और आगे भी यहीं रहेंगे। चलिए देखिए, ये इस सवाल का जवाब देते समय सत्यानंद भोक्ता जी के चेहरे पे एक मुस्कान तैरी है। इस मुस्कान की क्या वजह है आप जानिए। खैर, सत्यानंद भोक्ता जी आए और अपने जीवन और राजनीति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।